वेलकम गाइस। मैं शुभम अग्निहोत्री सिविल पांडा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं एंड हियर आई एम विथ अ स्पेशल क्लास ऑन एमपी बजट हाइलाइट्स 2023-24। ओके, तो आज हम बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो कल बजट पेश किया है उसके प्रमुख बिंदु क्या रहे हैं। आज हम उसमें जो घोषणाएं की गई हैं, जिस तरह से फंड एलोकेशन किया गया है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जो आने वाले आपके एग्जाम में, चाहे वो पटवारी का एग्जाम हो या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा और साथ ही साथ 2021 की मुख्य परीक्षा हो, उसमें आपकी मदद करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि किस तरह से हमारे संविधान में बजट की व्यवस्था की गई है। तो जैसा आप सभी साथी जानते हैं कि आर्टिकल 112 दैट इज 112, इसमें हमारे संघ के लिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के कहने पर जो भी है हमारी सरकार सदन में, लोकसभा में अपने बजट को रखेगी। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए, तो आपको बता देना चाहता हूं कि राज्य के लिए जो बजट की व्यवस्था की गई है दैट इज आर्टिकल 202। ये आपको याद रखना है। ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो सकता है, मेंस का एक 3 मार्कर हो सकता है। ठीक है, और इसके बाद जो बजट के प्रमुख पहलू होते हैं उन पर हम बात करते हैं। सबसे पहले बजट में 2 भाग होते हैं। आपको जानना होगा कि एक होता है आपका रिसीट, जो सरकार की आय होती है, और एक होता है एक्सपेंडिचर, जो सरकार का व्यय होता है, दैट इज एएफएस। इसमें आपका एक पार्ट होता है रिसीट के लिए और दूसरा आपका पार्ट होता है दैट इज एक्सपेंडिचर। यदि हम देखें इनको, तो ये भी 2 भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, 2 भागों में बांटे जा सकते हैं कि सरकार को कहां कहां से प्राप्तियां होती हैं, जिसको प्राप्तियां कहा जाता है, और वह कहां कहां से करती है। तो सरकार जिस तरीके से करों के माध्यम से जो प्राप्तियां होती हैं, जिसको हम आम भाषा में राजस्व अथवा रेवेन्यू कहते हैं, दैट इज वन सोर्स ऑफ रिसीट, रेवेन्यू। और सरकार के लिए एक और जो दूसरा सोर्स होता है जिसमें सरकार कोई लोन ले सकती है, सरकार अपनी जो पीएसयूज होती है उनका डिसइन्वेस्टमेंट करती है और उनसे जो पैसा मिलता है, जो कैपिटल मिलती है, जो पूंजीगत रूप में होती है, दैट इज कैपिटल रिसीट। और इसी तरह से एक्सपेंडिचर में भी दोनों भाग होते हैं कि सरकार जिस तरह से हमारे डिफेंस के लिए, हमारे पेंशन्स और सैलरीज, इन पर जो खर्च करती है, दैट इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और उसके बाद सरकार कोई नए संस्थान बनाने के लिए, कोई इंस्टीट्यूशंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, हाईवे बनाने के लिए जो भी पैसा खर्च करती है, दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था में जितना ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, अर्थव्यवस्था उतनी ही ग्रो करेगी। लेकिन वर्तमान में स्थिति ये है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ता जा रहा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर कम है। तो जो सरकार की एक अच्छे बजट की भूमिका होती है, उसमें हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा होना चाहिए और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए। तो चलिए हम वापस अब बजट पे आते हैं, किस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने अपने बजट में क्या घोषणाएं की है। तो यह है हमारे साथ जो सरकार का आधिकारिक हाइलाइट्स का जो है वो, उसके साथ हम पढ़ेंगे और मैं आपको इसके साथ मुख्य बिंदु बताता जाऊंगा कि किस तरह से पुरानी परीक्षाओं में बजट से प्रश्न पूछे गए हैं और आपको किस तरह से फोकस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बजट में जिस बिंदु पर बात की गई है दैट इज नारी शक्ति, दैट इज नारी शक्ति। तो सबसे पहले नारी शक्ति की बात क्यों, इस पर बात करते हैं। नारी शक्ति, एक कॉन्सेप्ट सुना होगा जेंडर बजटिंग। मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बता देता हूं कि जब स्पेशली महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए यदि कोई प्रोविजन किए जाते हैं तो उस तरह के बजट को जेंडर बजटिंग कहा जाता है। मध्य प्रदेश was the first state to introduce the gender budget in India. Okay, and Australia was the first country in the world that introduced the gender budget. Okay, ये आपको याद रखना है और ये शायद वर्ष लगभग 2008 रहा। ठीक है, तो इस बजट की शुरुआत भी नारी शक्ति से हुई है। जैसा कि अभी चर्चा में आपको पता है, सर्वप्रथम सबसे पहले कौन सी आजकल योजना चर्चा में है, दैट इज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। इसके लिए फंड एलोकेशन किया गया है लगभग 8,000 करोड़ रुपए का। इस योजना के मुख्य प्रावधान कुछ इस तरह से हैं कि आप सभी को पता होना चाहिए कि कोई भी महिला जिसकी उम्र 23 वर्ष पूर्ण हो चुकी है और वो 60 ईयर्स तक है, 60 साल की उम्र तक है, ठीक है, और उसके लिए शर्त है कि वो विवाहित हो अथवा तलाकशुदा हो, डाइवोर्सी, या वो विडो हो, विधवा हो, तो उसके लिए इसमें प्रावधान है कि हर महीने 1,000 रुपए का
जो आर्थिक लाभ है, वित्तीय लाभ है, मौद्रिक लाभ है, सरकार द्वारा दिया जाएगा। और या मैं इसके साथ ही एक और कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूंगा कि ये आंशिक रूप से लिमिटेड यूबीआई है। यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, सार्वभौमिक न्यूनतम आय, जिसके बारे में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग वर्ष 2019 के अर्थशास्त्र पेपर में इसने पूछ सका है कि यूबीआई गरीबी और असमानता को कम करने में सहायक होती है, अपनी राय दीजिए। यूनिवर्सल बेसिक इनकम इज अ फैक्टर टू रिड्यूस द पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटीज, राइट योर ओपिनियन। तो इस विषय पर हम सरकार का मत रहा होगा कि कैसे ये मदद कर सकती है महिलाओं को। जब वर्ष भर में 12,000 की अतिरिक्त आय उनको मिलेगी, सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, तो वो उसका अपने कुछ भी आर्थिक उत्पादन में उपयोग कर सकती हैं। और इसी उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है, हमारी लाडली बहना योजना को। इसके अलावा जो वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन है, जो कि हमारे संविधान के डीपीएसपी का एक कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से लोक कल्याण के लिए सरकार को कार्य करना है, तो आर्टिकल 41 का आपको यहाँ पर बताना चाहता हूं कि राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन द ओल्ड एज, उसमें लिखा हुआ है कि वृद्धावस्था के समय आपको सरकारी जो मदद होगी उसका आश्वासन दिया गया है सरकार ने। तो इसी कारण से इस तरह की योजना को शुरू किया गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के नाम से यह शुरू की गई थी और वर्ष 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। आप याद रख सकते हैं 1995। यह सामाजिक सुरक्षा के जो कार्यक्रम होते हैं हमारे, उनके अंतर्गत आते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी, जब कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो उसको बीमा पेंशन किस तरह से उपलब्ध कराया जाना है, दैट इज द पार्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी। इसी सोशल सिक्योरिटी का पार्ट है हमारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। इसी सोशल सिक्योरिटी का पार्ट है वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन योजना। इसी सोशल सिक्योरिटी का पार्ट है हमारा कन्या विवाह एवं निकाह योजना। तो कन्या एवं विवाह निकाह योजना जो है, इसके बारे में कुछ आप बातें जान लीजिए कि जो भी गरीब महिलाएं हैं, जो भी बीपीएल की महिलाएं, यदि वो सामूहिक विवाह सम्मेलनों से जो सरकार द्वारा प्रायोजित होती है, यदि वहां से कोई भी अपने इसमें भाग लेते हैं, तो उनके लिए सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से 55,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसका क्रम कुछ इस तरह से रहा है कि प्रारंभ में इस योजना में लगभग 28,000 रुपए की मदद की जाती थी। उसके बाद वर्ष 2018 में सरकार बदलने के पश्चात इस राशि को बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दिया गया। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2019 प्रीलिम्स, मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना में सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदान की जाती है। देयर वर ऑप्शंस लाइक 28,000, 50,000, 51,000 एंड 25,000। तो आंसर वाज 51,000। ठीक है, लेकिन अब इसको इस बजट में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 55,000 रुपए। तो आपको याद रखना है कि इसमें चेंज हुआ है, तो आप चेंज पर अपनी नजर बनाए रखिए यदि आपसे पूछ लिया जाता है, ताकि आप इसका उत्तर कर पाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, इसके लिए 929 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये अभी 2.0 फेज में है। इस योजना की शुरुआत आपको बता देना चाहता हूं कि 1 अप्रैल 2007 को हुई थी। वर्ष 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना को शुरू किया गया था। यह हमारे देश में जो घटते लिंगानुपात की समस्या है, जो सेक्स रेशियो इम्बैलेंस है, उसको ठीक करने के लिए, सोसाइटी में जो पैट्रियार्कल आउटलुक के कारण हमारी बालिका के साथ विभेद होता है, उसको ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए इस तरह की योजना को सरकार द्वारा लाया गया था। और ऐसी योजनाओं के सकारात्मक परिणाम आने के कारण ही हमारे देश में चाइल्ड सेक्स रेशियो में काफी वृद्धि हुई है। और आपको बताता हूं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5.0 में जो हमारे प्रारंभिक आंकड़े आए हैं, तो माना गया है कि भारत का लिंगानुपात औसतन 1056 हो गया है, 1056। तो ये सरप्राइजिंग है कि कुछ इसी तरह की योजनाओं के कारण हमें ऐसे परिणाम मिल रहे हैं, तो इनको कंटिन्यू हमें करना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना 2007 में शुरू हुई। इसके लिए फंड एलोकेशन है 929 करोड़ रुपए। कुछ इसमें व्यवस्था इस तरह से रहती है कि बालिका के जन्म के बाद जब वो 6वीं कक्षा में प्रवेश करती है तो कुछ मौद्रिक सहायता दी जाती है, 9वीं कक्षा में प्रवेश करती है तो कुछ मौद्रिक सहायता दी जाती है, 11वीं कक्षा में प्रवेश करती है तो कुछ मौद्रिक सहायता दी जाती है, और शेष राशि लगभग 1 लाख रुपए की उसकी विवाह के समय उसको पूर्ण दे दी जाती है। प्रारंभ में इसमें लगभग 1,21,000 रुपए का टोटल प्रावधान था, और शायद अभी हाल ही में कुछ इसमें चेंजेस हुए हैं, तो हमको उनको देखना पड़ेगा। लगभग 1,45,000 रुपए हो गया है। इसके बाद जो हमारी अगली महत्वपूर्ण घोषणा की गई है कि वर्ष भर में प्रत्येक महिला और बच्चे के लिए मेडिकल चेकअप की घोषणा की गई इस बजट में। तो ये बहुत ही अच्छा हमारा जो आर्टिकल 21 में
राइट टू हेल्थ, राइट टू हेल्थ का अधिकार है उसको प्रदान करने के लिए कदम उठाया गया है। और ये डीपीएसपी के तहत है। अधिकार हमें फंडामेंटल राइट में है, लेकिन सरकार ने कदम उठाया, यह कदम डीपीएसपी का पार्ट होगा। ठीक है, फिर देखते हैं महिलाओं के स्वरोजगार के लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, क्योंकि हमारी जो महिलाएं होती हैं, जो ट्राइब्स महिलाएं हैं या घरेलू महिलाएं, उनके पास काफी समय होता है कि वो अपनी आर्थिक उत्पादकता को बढ़ा सके, लेकिन उनके पास वर्किंग कैपिटल नहीं होती, उनके पास इनिशियल जो इनपुट्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते। और जो मोहल्ले की महिलाएं होती हैं वो अपना ग्रुप बनाकर, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर ऐसे काम कर सकती हैं, बांस की टोकरी बना सकती हैं, कोई हैंडीक्राफ्ट्स बना सकती हैं, आप देख सकती हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें सहायता चाहिए। तो इस वित्तीय सहायता के लिए सरकार ने लगभग 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। यदि हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने क्या किया है, तो इन सभी प्रावधानों को हमें लिखना होता है। महिला नीति पर वर्ष 2020 में प्रश्न पूछा गया कि राज्य महिला नीति 2020, स्टेट विमेन पॉलिसी 2015, जो स्टेट मेंस 2020 में क्वेश्चन था, उस पर आपको लिखना था। उस सबके प्रोविजन इसी के साथ ही है। ठीक है, बात करते हैं प्रसूति सहायता की। तो प्रसूति सहायता प्रसव सुरक्षा के लिए, या हमारा जो इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरी होती है उसको बढ़ाने पर फोकस करता है। और प्रसूति सहायता के लिए आप सभी को पता होगा कि प्रधानमंत्री, एक मिनट, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना इसी उद्देश्य से शुरू की गई है, जिसमें लगभग 6000 रुपए की राशि को प्रसव पूर्व और प्रसव के समय और प्रसव पश्चात सहायता के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। तो यहाँ भी देखिए, प्रसूति सहायता गर्भवती महिला को प्रसव के पहले, प्रसव पश्चात दी जाती है। ठीक है, तो इसी में जो फंडिंग की गई है वो लगभग 400 करोड़ रुपए है, क्योंकि ये केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो दोनों राज्य और केंद्र का लगभग 60 और 40 का अनुपात होता है। तो इसी तरह से दोनों को खर्च करना होता है। दो तरह की योजनाएं होती हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं जिनकी पूरी फंडिंग 100% केंद्र सरकार करती है, अर्थात हमारे मोदी जी करेंगे, अभी मोदी जी की सरकार करेगी। और दूसरी होती है सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें कुछ अनुपात में पैसे को बांटा जाता है। या तो वो आमतौर पर बड़े राज्य जो हमारे मैदानी भाग के राज्य हैं उनमें 60-40 का होता है, जिसमें प्रत्येक 1 रुपए में से 60 पैसा केंद्र सरकार देगी और 40 पैसे राज्य को देना होगा अपने स्रोतों से। और जो हमारे हिमालयी राज्य हैं और जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनके लिए अनुपात सामान्यतः 90 और 10 में होता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको पता होना चाहिए केंद्र प्रायोजित योजना और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में क्या अंतर होता है। दैट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। चलिए, तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना एक सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसलिए इसमें फंडिंग की गई है। इसके अलावा जो प्रसूति सहायता के लिए कार्यक्रम है, दो हमारे प्रसिद्ध कार्यक्रम है। एक है जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना, जच्चा बच्चा सुरक्षा योजना, सुरक्षा योजना। ठीक है, तो जननी सुरक्षा योजना पर फोकस किया गया था कि जो संस्थागत प्रसव है उसको बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि इस तरह की योजनाओं का लक्ष्य है कि एमएमआर जो कि 1 लाख पर जिसकी गणना की जाती है, इसको हमें कम करना है। ठीक है, मातृत्व मृत्यु दर प्रति 1 लाख महिलाओं पर, प्रति 1 लाख प्रसव होने वाली महिलाओं पर लगभग मध्य प्रदेश में 173 महिलाओं की मौत हो जाती है। तो इस आंकड़े को हमें बहुत कम करके लगभग 100 तक लाना है, जो हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है उसमें लक्ष्य को रखा गया है। और अभी हम लक्ष्य से काफी दूर है, इसलिए प्रसव सुरक्षा पर, प्रसव सहायता पर सरकार का बहुत जोर है। ठीक है, इसी तरह से आंगनवाड़ी के माध्यम से भी उन्हें सहायता दी जाती है। और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को एक और बात बता दूं कि नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट में भी शामिल किया गया है, दैट इज 2030। सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। चलिए, अब आगे बात करते हैं। बच्चों की शिक्षा की बात आती है कि शिक्षा को हमको बढ़ावा देना है, दैट इज एजुकेशन, सो इम्पोर्टेंट। और सबसे ज्यादा जो समस्या है हमारे ग्रामीण परिवेश में, रूरल जो बैकग्राउंड है वहां पर आती है। तो इस वजह से सरकार ने इस बार बजट में नारी शक्ति को देखते हुए घोषणा की है कि जो हमारी छात्रवृत्ति के लिए योजनाएं हैं, दैट इज गांव की बेटी योजना, इस योजना को 2005 में शुरू किया गया था कि गांव की बेटी जब भी कोई कॉलेज में प्रवेश लेती है तो उसको लगभग 500 रुपए माह
500 रुपीज पर मंथ की स्कॉलरशिप दी जाती है। उसके अलावा जो प्रतिभा किरण योजना है जिसमें 2000 रुपए का एक मुफ्त लाभ प्रदान किया जाता है, इट वॉज स्टार्टेड इन 2009। तो इनके लिए भी फंडिंग की गई है लगभग 83 करोड़ रुपए की। इसके अलावा जो हमारे देश की एक प्रसिद्ध योजना है केंद्र सरकार की, वापस से मैं बताना चाहता हूँ, NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इस पर फोकस किया गया है और उसमें महिलाओं पर विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बनाए जा रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आप समझते हैं स्वयं सहायता समूह, और NRLM के तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाएंगे और उनमें जो भी वित्तीयन होगा, दैट इज फाइनेंसिंग, जो भी फाइनेंसिंग होगी, जो भी लोन दिए जाएंगे, उसमें 2% की इंटरेस्ट सब्सिडी का प्रोविजन है। तो उसके लिए फंडिंग की गई 660 करोड़ रुपए की। NRLM को हम वो प्रमोट कर पाए और हमारी देश की महिलाएं सशक्त बने, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने, और जो हमारी स्थानीय कला है, हमारे स्थानीय जो उत्पाद हैं, उनके लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर मार्केट उपलब्ध हो जाए और आर्थिक रूप से सक्षम हो। तो ये हमारा नारी शक्ति के पार्ट में यही था जो बजट में प्रमुख प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। अब हम देखते हैं कि अगले हिस्से में हमें क्या प्राप्त होता है इस बजट में। अब बात करते हैं युवा शक्ति की। अब बात हम करते हैं युवा शक्ति की। आपको बताना चाहूंगा, एक माह पहले जनवरी में 12 जनवरी को राज्य की युवा नीति को घोषित किया गया। राज्य की युवा नीति को घोषित किया गया था, राज्य युवा नीति, स्टेट यूथ पॉलिसी 2023। ठीक है, तो राज्य की बात हुई, जो नई युवा नीति बनाई गई है। इससे पहले देश की नेशनल यूथ पॉलिसीज भी आई हुई हैं। पहली बार राजीव गांधी सरकार ने वर्ष 1988 में देश की नेशनल यूथ पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए राजीव गांधी को युवा नेता भी कहा जाता था। उसके बाद वर्ष 2014 में वापस से हमारी नेशनल यूथ पॉलिसी को रिवाइज किया गया, और उसके बाद अभी जो 2020-21 है, केंद्र सरकार, जो नई केंद्र सरकार है, उसकी न्यू यूथ पॉलिसी अभी ड्राफ्ट स्टेज में, जिसको बना लिया गया है। जिस दिन वो पॉलिसी आ जाएगी तो उसका जो भी ईयर होगा वो हो जाएगा। अभी वो ड्राफ्ट स्टेज में है और ड्राफ्ट स्टेज अभी इसका 2021। ठीक है, तो ये तो रही बात यूथ पॉलिसी की। लेकिन बजट में हमारे युवाओं के लिए क्या बात की गई है, अब हम इस पर बात करते हैं। देखिए टैगलाइन, आत्मनिर्भर बनने की दिशा में युवाओं के बढ़ते कदम। तो इस बार जो फोकस है, जो थीम है, आत्मनिर्भर भारत से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर युवा, अर्थात आत्मनिर्भर युवा से मतलब कहीं ना कहीं सरकार का स्वरोजगार की तरफ फोकस भी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि हम कहते हैं कि रोजगार मांगने वाले की जगह रोजगार देने वाले बने, और इसी थीम पर बजट में जो है उपलब्ध कराए गए मौके। तो सबसे पहले जिस चीज की जरूरत होती है स्वरोजगार के लिए, वो होता है आपका वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन दैट इज कौशल शिक्षा। आपके पास कोई कौशल है कि नहीं, आप क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, और कई बार कौशल होता है तो कौशल आप अच्छे तरीके से उसको भुना नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके पास स्किल की एक्सपर्टीज नहीं होती है। और स्किल की एक्सपर्टीज इसलिए नहीं होती है क्योंकि आपको नहीं मिलती है प्रॉपर ट्रेनिंग। प्रॉपर ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग के लिए अर्थात अप्रेंटिसशिप के लिए जो सरकार ने इस बार बजट में युवाओं के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के जो निधि है उसका प्रावधान किया है, क्योंकि युवाओं को उद्योगों में अप्रेंटिसशिप के लिए स्टाइपेंड राशि दी जाएगी। क्योंकि हमारे उद्योगों की जो डिमांड है, जो मांग है, दैट इंडस्ट्री नीड्स, वी डोंट प्रोवाइड द स्किल्स ऑफ दैट लेवल। ओके, तो अप्रेंटिसशिप योजना के लिए यही है। उसके अलावा जो मेन फोकस सरकार का है वो है ग्लोबल स्किल पार्क पर। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि भोपाल में संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना की जा रही है, और विद द हेल्प ऑफ सिंगापुर। ठीक है, इट इज गोना बी एन यूनिवर्सिटी लेटर। लेकिन इस बार बजट में कुछ नया अनाउंस किया गया है कि भोपाल की तर्ज पर ग्वालियर, सागर, जबलपुर और रीवा, 4 शहर और, ग्वालियर, सागर, जबलपुर एंड रीवा प्लस भोपाल, इसी तरह के स्किल पार्क यहाँ भी बनाए जाएंगे। तो लगभग मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में जो रीजन वाइज है, सबको स्किल डेवलपमेंट के लिए स्किल पार्क अवेलेबल होंगे। तो जरूरत से ज्यादा हमारे जो युवा हैं, जिनको अभी कौशल प्रशिक्षण की जरूरत है, स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है, उनको उपलब्ध करा पाएंगे। और जो विभिन्न क्षेत्र हैं, लगभग बहुत सारे, हर क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में हो सकता है कि वो आपके सोलर पैनल के क्षेत्र में हो सकता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के क्षेत्र में हो सकता है, सभी तरह की स्किल डेवलपमेंट पर यहाँ पर फोकस किया जाएगा। और यहाँ पर 2 ऑप्शन रहेंगे कि या तो वो किसी
अच्छा जो इंडस्ट्री है वहां पर वो अपने को सर्व कर सकते हैं अपनी सर्विसेज को, या स्वयं का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं। तो सरकार का फोकस आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में है युवा पर, तो आप ध्यान रखिए। इसके अलावा सरकार ने शासकीय क्षेत्र में जो रोजगार हैं उन पर भी फोकस किया है, और मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि इस साल अगस्त तक लगभग 1 लाख भर्तियों को पूर्ण कर लिया जाएगा जो शासकीय क्षेत्रों में। और आप जो देख रहे हैं कि अभी पटवारी की परीक्षा है, पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा हो, सब इसी ड्राइव का हिस्सा है लगभग, और 1 लाख पदों की भर्ती हो जाएगी पूर्ण। चलिए अब हम आगे आते हैं। इसके अलावा इस बजट में कोई महत्वपूर्ण बिंदु है तो शहरी आजीविका मिशन। अब ये शहरी आजीविका मिशन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि NRLM पूरा नाम है इसका, डे NRLM दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसी तरह से डे NULM नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन भी है। इसी तरह से शहरों के लिए भी आजीविका के प्रावधान किए जा रहे हैं। तो इसमें जो 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है उसमें कई तरह के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ही रहेंगे बेसिकली। अभी हाल ही में सरकार ने ई रिक्शा डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कई जगह पर युवाओं को कि वो खुद का बिजनेस कर सके, और वह किसका पार्ट है, शहरी आजीविका मिशन, दैट इज NULM। और आपको एक और बात पता होगी, जिस तरह से NRLM है, NULM है, इसी तरह से राज्य सरकार के SRLM और SULM भी, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन और स्टेट अर्बन लाइवलीहुड, आपको याद रखें। तो अब देखते हैं, सरकार पर्यटन के क्षेत्र में भी काफी फोकस कर रही है कि जो स्किल डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट इन टूरिज्म जो भी गतिविधियां हैं उस पर फोकस किया जाएगा। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि ये क्यों जरूरी है, कि स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देने से उन्हें किस तरह से रोजगार मिलेगा, युवाओं को नए क्षेत्र खुलेंगे। चलिए एक उदाहरण के लिए मानते हैं कि चित्रकूट है। चित्रकूट में आपको पता है, जैसा कि इस बजट में प्रस्तावित किया गया है कि राम वनगमन रोड बनाया जाएगा वहां पर, ठीक है। और अभी हाल ही में एक कंपनी द्वारा कुछ दिनों पहले घोषणा की गई थी, या सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि पैराग्लाइडिंग चित्रकूट में शुरू होगी, ठीक है। तो पैराग्लाइडिंग जो है, यदि उसकी ट्रेनिंग स्थानीय लोगों को दी जाए, ठीक है, यदि स्थानीय लोगों को उस भाषा की सीख दी जाए जहां पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट आने वाले हैं, जिस क्षेत्र से आने वाले हैं, जो हमारा पूरा राम वनगमन पथ बनेगा, तो उन लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सकता है, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है हमारा होम स्टे टूरिज्म का, होम स्टे। इसमें जो हमारे पर्यटक हैं वो स्थानीय लोगों के घरों में रुककर स्थानीयता का आनंद ले सकते हैं, ठीक है। तो इन क्षेत्रों पर हमें काम करने की जरूरत है, और पर्यटन के क्षेत्र के लिए जो स्किल डेवलपमेंट का पार्ट है वो यही इसी तरह से होगा। उदाहरण के लिए हम ये भी देख सकते हैं कि जिस तरह से हमारा हनुवंतिया है, और हनुवंतिया में वाटर स्पोर्ट्स है, एडवेंचर स्पोर्ट्स है, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं यदि उनको बोटिंग और इसकी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है तो वो टूरिज्म में खुद का जो रोजगार है वो कर सकते हैं और डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो ये हमारा इस तरह से टूरिज्म इंडस्ट्री बूम कर सकती है और लोगों को भी रोजगार दिलाने में मदद करेगी। तो इसके लिए भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना जो युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए शुरू की गई है, इसमें युवा जो है लोन ले सकता है, लगभग 25 से 50 लाख रुपए तक लोन ले सकता है और स्वयं का रोजगार शुरू कर सकता है। तो यही फोकस है। तो चलिए अब देखते हैं कि अगले सेक्शन में हमें क्या मिलता है इस बजट में। अब बात आती है कृषक अर्थव्यवस्था की। तो मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है आज भी, ठीक है। The economy of Madhya Pradesh is agrarian, all we know, and the primary sector contributed almost 36% in the state GDP. That's why we need to focus on the farmers' problems. That's why government is trying to increase the spending in this sector. तो सबसे पहले कहाँ है, ऊर्जा सब्सिडी। That is जो भी हमारा पावर कंजम्पशन होगा उसमें हम ऊर्जा सब्सिडी या एनर्जी सब्सिडी प्रोवाइड कराएंगे। आपको पता होगा मध्य प्रदेश पीएससी ने, जो एमपी पीएससी है, उसने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि अटल ज्योति योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने घंटे जो इलेक्ट्रिसिटी है प्रोवाइड कराई जाती है। शहर में उसमें 24 घंटे का प्रावधान है, ठीक है। उसमें कृषि के लिए भी प्रावधान है, कुछ 8 घंटे मिनिमम प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके अलावा घर के लिए कितनी, जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं, रूरल हाउस होल्ड्स हैं, तो उनके लिए कितनी बिजली दी जाएगी, दैट वाज 10 आवर्स, 10 घंटे। तो ये इसी का पार्ट है कि वो सब जो है कि यहाँ पे कट करके हमको वहां देना है, पावर सप्लाई करना है, तो उसके लिए जो कॉस्ट आती है उसको सब्सिडाइज करने के लिए 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आप याद रखिए अटल ज्योति योजना। इसके बाद
सहकारी बैंकों को अंश पूंजी, ये सहकारी बैंक क्या होते हैं तो आपने सुना होगा कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। ये इनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो ट्रिपल लेयर होती है, तो सबसे पहले इसमें एपेक्स बैंक होते हैं, उसके नीचे आपके जिला सहकारी बैंक होते हैं, जिला सहकारी बैंक होते हैं, और उनके नीचे होती हैं आपकी प्राथमिक समितियां, प्राथमिक सहकारी समितियां, ठीक है। प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी पीसीएस होती हैं, और इसी तरह से हमारा ये पूरा ढांचा काम करता है। मध्य प्रदेश में एपेक्स बैंक आपके भोपाल में स्थित है, इसके लिए लगभग 1500 करोड़ रुपए की पूंजीकरण की व्यवस्था की गई है, लेकिन उसका उद्देश्य जो है कि जो भी डिफॉल्टर किसान हैं उनके ऋणों का समाधान किया जा सके, ठीक है। हम इस 1500 करोड़, 13,000 करोड़, 3200 करोड़ इस पर फोकस क्यों कर रहे हैं, तो इसके पीछे पर्पज ये है कि मध्य प्रदेश पीएससी ने वर्ष 2018 की परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा था कि अमृत जो योजना है, अमृत जो योजना है उसमें मध्य प्रदेश ने अपने बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, तो ऑप्शन थे कि 500 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़, 1200 करोड़, इस तरह से ये पूछे जा रहे हैं प्रश्न, तो हमको इस पर भी ध्यान देना है, ठीक है। अमृत क्या है, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो शहरी विकास के लिए, शायद उसके लिए भी कुछ बजट में फंडिंग हुई होगी, वो हम आगे देखेंगे। इसके अलावा फसल बीमा पर भी 2000 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई। तो फसल बीमा क्या है, वास्तव में ये राज्य की तरफ से कोई योजना नहीं है, लेकिन केंद्र की एक केंद्र प्रायोजित योजना, वापस से सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसके तहत ही उसका पार्ट है पीएम फसल बीमा योजना, जो आपकी 2016 में शुरू की गई थी। तो इसमें लगभग 1% आपको प्रीमियम खरीफ के लिए और 2% रबी के लिए देना होता है, तो किसानों को आपदा के प्रति भी जो अपनी फसल है उसके लिए सुरक्षा मिलती है। इसके अलावा आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, पीएससी 2021 का जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा थी उसमें एक प्रश्न था कि वर्ष 2023 को किस क्षेत्र का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, ठीक है। तो उसमें एक शब्द आया था मोटे अनाज, मिलेट्स, तो यह भारत के कहने पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घोषित किया गया है, और इसी को देखते हुए कि मोटे अनाज को हम हमारी डाइट में शामिल करें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पौष्टिक होते हैं, न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, तो मुख्यमंत्री मिशन की शुरुआत की जा रही है। तो आपको याद रखना है कि ये बिल्कुल नया मिशन है, और आगे जाके इसके बारे में जो भी प्रावधान रहेंगे उनसे हम परिचित होंगे कि सरकार इसमें क्या लेकर आती है। लेकिन ज्वार, बाजरा, मक्का आदि मोटे अनाजों को हमारी डाइट में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है, ट्राइबल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि जो भी हमारे यहाँ पे मल न्यूट्रिशन की समस्या है उसको हम सुधार सकें, जो भी हमारी स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, जो बच्चों में कुपोषण है, उससे हम लड़ सकें, और उसमें यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। साथ ही साथ हमारी जो कृषि है, वहाँ पर जो एग्रीकल्चर है, वहाँ पर व्हीट और राइस के प्रोडक्शन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया, उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए भी हमको मोटे अनाज रिप्लेस करने की जरूरत, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, ये सभी बातें आपको मेंस में काम आएगी। चलिए, तो अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की, पीएम मत्स्य संपदा योजना। संपदा एक योजना है, इसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर एग्रो मैराइन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, ठीक है। एग्रो मैराइन प्रोसेसिंग मतलब जो कृषि और समुद्री खाद्य है उसका प्रसंस्करण, साथ में जो खाद्य प्रसंस्करण है उसके क्लस्टर्स को बनाने के लिए पीएम संपदा को शुरू किया गया है, और इसी में मत्स्य फिशरीज को भी इंक्लूड करके इस योजना को लगभग 2019 और 20 के बजट में अनाउंस किया गया था, पीएम मत्स्य संपदा योजना को। इसके लिए भी हमारे स्टेट में फंडिंग की गई 97 करोड़ की लगभग, ठीक है। इसके अलावा प्राकृतिक खेती पर, नेचुरल फार्मिंग पर केंद्र सरकार का और राज्य सरकार दोनों का फोकस है। जैसे आपको पता हो कि पिछली साल का जो बजट था, यूनियन बजट 2022-23 में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के लिए गंगा नदी के दोनों और 5-5 किलोमीटर के क्षेत्र को चुना गया था। यहाँ पर आप नेचुरल फार्मिंग को स्टार्ट करेंगे, और उसके साथ साथ हम जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि जो भी हमारे क्लाइमेट चेंज के इश्यूज हैं, जो भी हमारे टारगेट्स हैं, हमको उनको अचीव करना है, तो उसमें जो प्राकृतिक खेती है बहुत महती भूमिका निभा सकती है। इसके अलावा पशुपालन के लिए लगभग 1491 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, और जो हमारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का कंप्यूटरीकरण है, जो कि हमारे डिजिटाइजेशन का एक फोकस है, जो मैंने आपसे बात की थी कि एपेक्स बैंक बताया था, जिला मर्यादित सहकारी बैंक बताए थे, और उसके अलावा प्राथमिक
जो कृषि साख सहकारी संस्थाएं थी उनके डिजिटाइजेशन के लिए भी 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो कृषि के लिए बस बजट में हमारे इतना ही है। इसके बाद देखते हैं कि अगले सेक्टर में हमारे पास क्या मिलने वाला है। शिक्षा, तो मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे कदम बढ़ा रहे हैं और वाकई इस बजट में ऐसा हमें देखने भी मिलता है। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण घोषणा की गई है, मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना। मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना प्रदेश के लगभग 5000 विद्यालयों में कक्षा 12 में जो भी बालिकाएं प्रावीण्य सूची में अपना नाम लेकर आएंगी उनके लिए स्कूटी प्रदान की जाएगी। अभी इस बात पर चर्चा होना बाकी है कि स्कूटी डीजल या पेट्रोल से चलने वाली होगी या ई व्हीकल होगा, ये हमें आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और सराहनीय कदम है सरकार का। इसके अलावा सीएम राइज, जो कि हमारे अगले पीढ़ी के स्कूल, सरकारी स्कूलों को बनाने की बात की गई है, इसके लिए लगभग 3230 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई है। 3230, ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सीएम राइज स्कूल हमको खोलना है और जगह जगह इनकी स्थापना भी की जा रही है। ये केंद्र के केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर ही हैं और बल्कि उनसे आधुनिक भी हैं और यह पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा संचालित होंगे। तो सीएम राइज के लिए भी 3230 करोड़। इसी के साथ केंद्र सरकार की एक योजना है पीएम श्री, तो हमारे प्रधानमंत्री ने एक योजना शुरू की है पीएम श्री, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर हाई राइजिंग इंडिया, कुछ इस तरह से इसका पूरा नाम है, स्कूल फॉर हायर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री योजना, जिसमें देश के लगभग 14,500, ये आंकड़ा बिल्कुल करेक्ट है, लगभग 14,500 स्कूलों को उन्नयन किया जाएगा और आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। उसके अलावा प्रदेश में एक और बात की गई है कि लगभग अब मेडिकल कॉलेजों की संख्या 25 हो जाएगी। 25 जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए या पीजी की पढ़ाई के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अलावा सीटों की भी बढ़ोतरी की गई है। पहले हमारे प्रदेश में लगभग 2500 सीटें हुआ करती थी, अब 600 सीटों को बढ़ाया गया है और लगभग 3080 के आसपास या 3100 के आसपास सीटें हो जाएंगी। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है जो हमारी शिक्षा को बढ़ावा देता है, क्योंकि प्रदेश में स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं उनका प्रसार होने के लिए हमें अधिक से अधिक डॉक्टरों की जरूरत है। क्योंकि यदि हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े देखते हैं तो यह बड़ी दयनीय स्थिति हो जाती है कि लगभग 7000 लोगों पर मध्य प्रदेश में एक एमबीबीएस डॉक्टर की उपलब्धता है और उस अनुपात को हमें कम से कम करके 5000 और 4000 तक लाना होगा ताकि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की उपलब्धता हो पाए। चलिए अब देखते हैं इसके अलावा तकनीक कॉलेज निर्माण के लिए भी कुछ बजट में फंडिंग की गई है 734 करोड़ के लिए, जिसमें आईटीआई कॉलेज और पॉलिटेक्निक को महत्वता दी जा रही है ताकि वो कौशल विकास के संस्थान के रूप में कार्य कर सके। उच्च शिक्षा के लिए कॉलेजों का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही साथ प्रदेश में लगभग 1600 प्रोफेसरों की भर्ती भी की जा रही है ताकि जो हमारा स्टूडेंट टीचर रेशियो है वो सही हो जाए। और नर्सिंग कॉलेजों के लिए भी लगभग 25 करोड़ का बजट में प्रावधान है। शिक्षा के बाद देखते हैं अगले बिंदु में हमारे पास क्या उपलब्ध है इस बजट में। सांस्कृतिक पुनरुत्थान, कल्चरल रेनेसा, कल्चरल राइज, कल्चरल रेनेसा, पुनरुत्थान। तो इसमें जो फोकस है धार्मिक स्थलों के विकास की बात की गई है। तो आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में हमारी स्टैचू ऑफ वननेस की स्थापना की जा रही है, जिसके लिए 350 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई है, जिसमें आदि शंकराचार्य की 108 फीट 108 फीट जो हमारी टॉल स्टैचू है उसको बनाया जाएगा और यहाँ पर आचार्य शंकर के अद्वैत दर्शन के रूप में एक केंद्र भी स्थापित किया जाएगा, जो प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि की बात है। इसके अलावा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जो वर्ष 2012 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई थी, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जो वर्ष 2012 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई थी, कि वो देश के जो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, पुरी का तीर्थ स्थल हुआ, सोमनाथ का तीर्थ स्थल हुआ, असम में हमारी कामाख्या देवी का मंदिर हुआ, इसी तरह रामेश्वर हुआ, तो सरकार द्वारा बुजुर्गों के लिए और जो बीपीएल शामिल हैं ऐसे लोगों के लिए, 60 से अधिक उम्र के लोगों के लिए यह योजना शुरू की गई थी। और इसमें अब जो नया प्रावधान जोड़ा गया है कि इस बार इस योजना में वायुयान से भी यात्रा कराई जाएगी। अभी तक इसमें रेल की बोगी से कराई जाती थी, अब वायुयान से किया जाएगी। इसके अलावा सागर जिले में संत रविदास स्मारक भी प्रस्तावित है। याद रखिए सागर में संत रविदास स्मारक भी बनाया जा रहा है, जो पर्यटन और स्थानीय रोजगार में वृद्धि करेगा। और आपको पहले ही पता हो कि सागर में एक स्किल पार्क की भी
स्थापना की बात की गई, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्लोबल स्किल पार्क इन सागर। इसके अलावा श्री महाकाल लोक जो बन चुका है आपको पता हो, ठीक है, इसका सेकंड फेज अभी चालू है, उसके लिए अभी ये फंडिंग की जा रही है सेकंड फेज के लिए। तो आप जरूर जाइए महाकाल लोक, काफी सुंदर है। और वहां पर एक व्यवस्था है कि आप जब महाकाल लोक घूमते हैं तो वहां पर जो भगवान शिव की विभिन्न रूपों की कहानियां हैं, यदि आप उन कहानियों के बारे में जानते हैं तो हर स्टेचू के आगे, हर मूर्ति के आगे, भगवान शिव की मूर्ति के आगे क्यूआर कोड लगा हुआ है। आप उस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और एक आप ऐप इंस्टॉल करते हैं उज्जैन महाकाल अथॉरिटी की, तो उसमें आपको ऑडियो बुक में ये कहानी भी सुनाई दी जाती है, तो आप सुन सकते हैं। ठीक है, श्री देवी महाल लोक की स्थापना भी की जाएगी। राम राजा लोक, यह ओरछा में प्रस्तावित है। ओरछा में मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की है कि ओरछा में राम राजा लोक बनाया जाएगा और दिव्य वनवासी राम लोक यह चित्रकूट में शामिल होगा। तो हमारे जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान है, इसके लिए कई जगह पर, कई क्षेत्रों में बजट में विशेष हमारी घोषणाएं की गई हैं। तो आप सभी को याद रखिए कि कौन सी जगह, संत रविदास स्मारक सागर में, महाकाल लोक उज्जैन में, राम राजा लोक ओरछा में और दिव्य वनवासी राम लोक चित्रकूट में बनाया जाएगा। और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में अब वायुयान का प्रावधान भी प्रस्तावित है। ये देखिए, ये महाकाल लोक का ही चित्र है। अब आते हैं ग्रीन बजट, अर्थात जो ग्रीन इकोनॉमी की बात चलती है, ग्रीन इकोनॉमी की बात चलती है, अर्थात कि जो भी हमारी अर्थव्यवस्था है वो पर्यावरण के अनुकूल है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है। तो इसके लिए हमने इस बजट में जो भी प्रावधान किए हैं, अब हम देखते हैं कि इस बजट में क्या घोषणा की गई है। बजट में क्या घोषणा की गई है? सबसे पहले अंकुर अभियान, मध्य प्रदेश सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अभियान अंकुर अभियान, यह एक वृक्षारोपण कार्यक्रम है और इसके तहत लगभग 38,62,000 पौधों का रोपण किया गया है और इतने ही पौधों को अब लगाया जाएगा, क्योंकि वनीकरण की जो है वो हमारे जो 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने का हमारा जो लक्ष्य है, उसमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों की ज़रूरत है, हमको तापमान को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों की ज़रूरत है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर अभियान की शुरुआत की है और यह वृक्षारोपण का एक स्वैच्छिक अभियान है, जहाँ व्यक्ति वॉलंटरीली एक प्लांटेशन करता है। उस प्लांटेशन की जानकारी अंकुर अभियान, जो इसका ऐप है ऑफिशियल अंकुर ऐप, वहाँ पर उपलब्ध करा सकता है कि किस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पर आपने पौधा का रोपण किया है और किस तरह से आप उसका संरक्षण कर रहे हैं। पेड़ पौधे की जानकारी भी दीजिए और सरकार के पास उसकी ट्रैकिंग का रिकॉर्ड रहता है। इसके साथ ही केंद्रीय स्तर पर व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को लॉन्च किया गया है, जिसमें 15 साल से पुराने व्हीकल को आप स्क्रैप करा सकते हैं और नया व्हीकल खरीदने पर आपको सब्सिडी दी जाएगी। इसी तरह से राज्य ने भी उसी नीति को आगे लागू करते हुए शासकीय वाहनों का प्रतिस्थापन यथासंभव इलेक्ट्रिक व्हीकल से किया जाना प्रस्तावित है। अर्थात सरकार की जो भी गाड़ियां हैं, प्रशासनिक अमले की जो भी गाड़ियां हैं, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से चेंज रिप्लेस कर दी जाएंगी, ताकि हमारे जो 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने के लक्ष्य है उसकी प्राप्ति की जा सके। लक्ष्य को देखिए, भविष्य को देखिए। आप याद रखिए कि सरकार कोई भी कदम उठा रही तो उसके पीछे क्या है। मेंस में आपको यही बातें लिखनी होती हैं और तभी आपका मेंस समायोजित और संतुलित उत्तर को दे पाता है। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं हम रिसोर्सेज की। तो रेवेन्यू के लिए जो भी होता है हमारे पास, रेवेन्यू के लिए क्या साधन हो सकते हैं? तो आज के समय में रेवेन्यू एक समस्या है कि नए सोर्सेज हमको ढूंढना है, ग्रीन इकोनॉमी भी बनाना है। तो क्या कर रहे, परंपरागत चीज़ों से तो काम नहीं चलने वाला है आपका, जो भी ट्रेडिशनल वे है। तो इस बजट में आपको बताते हैं इंदौर बॉन्ड। इंदौर नगर निगम जो कि स्वच्छता में देश में 6 बार नंबर 1 पर आ चुका है और एक ग्रीन सिटी बनने की ओर अग्रसर है, दैट इज मूविंग अहेड टू बिकम अ ग्रीन सिटी। दैट्स व्हाई इट हैज ऑब्टेन्ड ऑलमोस्ट 244 करोड़ ऑफ रुपीज थ्रू इशूइंग ऑफ। इसी तरह से ब्लू बॉन्ड होते हैं, जो हम ब्लू इकोनॉमी या ओशियन के जो रिसोर्सेज हैं उनकी बेसिस पर इशू करते हैं। ग्रीन बॉन्ड जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए इशू किए जाएंगे, तो वो ग्रीन बॉन्ड आपके कहलाएंगे। इसी तरह से जो सोशल सेक्टर के लिए, मतलब जो एजुकेशन के लिए या हेल्थ के लिए किए जाते हैं, तो वो सोशल गुड्स बॉन्ड कहलाते हैं। ठीक है, वनीकरण के लिए फिर से देखिए आप 1474 करोड़ रुपए का अलग से इसमें पैकेज रखा गया है। अंकुर आपकी स्वैच्छिक वॉलंटरी स्कीम थी, ये सरकार की वनीकरण की है, तो इसको वन विभाग द्वारा लागू किया जाएगा, दैट इज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। एंड वेस्ट टू वेल्थ पर फोकस किया जाएगा कि आप वेस्ट कलेक्शन करने के बाद उसको हम रिसाइकल करके, यूज करके उसको वेल्थ में कन्वर्ट कर सकें। आपको पता होगा कि मीथेन गैस का प्लांट, जो कचरे से मीथेन गैस बनाने का प्लांट है, उसका कुछ ही दिनों पहले इंदौर में शुभारंभ किया गया है। ठीक है,
तो इस तरह से इंदौर तो आगे बढ़ ही रहा है और हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। सांची की बात करते हैं, सांची को पहला सोलर टाउन बनाया जाएगा। सांची विल बी द फर्स्ट सोलर टाउन ऑफ मध्य प्रदेश। आप इस बात को याद रखिए, ये प्रीलिम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के लिए जो आपका पेपर 3 है, उसका मेंस पेपर 3 है, उसकी यूनिट 8 जो है वहां पर एनर्जी पर फोकस किया गया है। तो मध्य प्रदेश में आगर मालवा में 550 मेगावाट का एक सोलर प्लांट, शाजापुर में 450 मेगावाट का सोलर प्लांट, 500 मेगावाट का नीमच में और ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया जा रहा है। और इन सब के अलावा सरकार एक और नए जो अवधारणा है उस पर फोकस कर रही है, तो आपको इसके बारे में जानना है, दैट इज एनर्जी टूरिज्म। एनर्जी टूरिज्म, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे लगभग हर जिले में एक अच्छा खासा बड़ा डैम होता है, ठीक है, कोई विद्युत परियोजना होती है, कोई सोलर पैनल परियोजना होती है, तो ऐसे क्षेत्रों को टूरिस्ट स्पॉट की तरह हम डेवलप करना चाह रहे हैं कि एनर्जी के लिए भी वो काम करें और हमारे टूरिस्ट स्पॉट भी बन जाए। तो दैट इज न्यू कॉन्सेप्ट एनर्जी टूरिज्म। सरकार जो MP माई गॉव है वहां पर इस बारे में अपने सुझाव भी मांग रही कि एनर्जी टूरिज्म की पॉलिसी किस तरह से बनाई जाए। यदि आपको कोई नया आइडिया है आपके पास तो आप यहाँ जरूर उपलब्ध कराएं और अपने प्रदेश के विकास में सहभागी बने। चलिए अब आगे बात करते हैं। ऊर्जा के बाद हमारे पास है हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए आप इस बजट में जो बड़ी घोषणाएं हुई, अभी तक हम जिनकी बात करते आ रहे थे कि टोटल 28,000 मेगावाट की हमारी इंटीग्रेटेड कैपेसिटी हो चुकी है पावर की, ठीक है। इसको बढ़ाने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए लगभग 18,242 करोड़, 18,000 करोड़ का जो है फंड एलोकेशन किया गया है। नर्मदा प्रगति पथ, ये हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारी करंट गवर्नमेंट का। नर्मदा प्रगति पथ जो हमारे जबलपुर से शुरू होकर लगभग इंदौर तक आएगा और नर्मदा के पैरेलल बनेगा। नर्मदा नदी के समानांतर जो भी सारे प्रमुख शहर हैं उन सबको जोड़ता हुआ ये एक 6 लेन एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। इसी के साथ एक चंबल रीजन में चंबल नदी के पैरेलल भिंड, मुरैना, श्योपुर को जोड़ते हुए, ग्वालियर को जोड़ते हुए अटल प्रगति पथ बनाया जाएगा जिसकी लंबाई लगभग 299 किलोमीटर होगी। और इसी के अलावा यदि हम बात करें आपका रहा मध्य प्रदेश सांकेतिक, तो इस तरह से कुछ आपका एक नर्मदा प्रगति पथ, इस तरह से कुछ आपका एक अटल प्रगति पथ। और यदि ये भोपाल है तो भोपाल के यहाँ से सागर, दमोह, टीकमगढ़, रीवा, कटनी से होते हुए सिंगरौली तक आपका विंध्य एक्सप्रेस वे भी बनाया जाएगा। तो टोटल 3 एक्सप्रेस वे पूरे बजट में प्रस्तावित है। उनकी लंबाई 900 किलोमीटर, 299 किलोमीटर। और विंध्य एक्सप्रेस वे काफी लंबा होगा क्योंकि वो कई शहरों से, प्रमुख शहरों से होता हुआ गुजरेगा, जो भी इस मार्ग में शहर आते हैं। तो ये हमारी बजट की प्रमुख घोषणाएं रही। भोपाल से शुरू होकर सिंगरौली तक जोड़ने की व्यवस्था है आपका एक्सप्रेस वे। प्रदेश में सिंचाई योजनाओं के लिए 11,049 करोड़, जिनमें मेनली आपकी जो भी वाटर, जो जल सिंचाई सुविधाएं उनको, और उसके अलावा सिंचाई सुविधाओं के उन्नयन के लिए जो भी हमको उनको डेवलप करना है, जो भी हमें एफिशिएंट, माइक्रो एफिशिएंट हमारे इरिगेशन जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको हमको बढ़ाने के लिए भी सरकार काम कर रही है। इसीलिए आपको सस्टेनेबल प्रधानमंत्री उन्नत सिंचाई योजना, ठीक है, उसको भी शुरू किया गया। उसी के अंतर्गत ये प्रोग्राम है। सड़क उन्नयन और अनुरक्षण पर लगभग 10,182 करोड़। ये इतना हमारे महत्व का नहीं है, हमारे महत्व के केवल हाईवेज हैं जो हमको, जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद आता है स्वस्थ जीवन का आधार, अर्थात स्वास्थ्य सुविधाओं पर क्या बात की गई है बजट से। तो स्वास्थ्य सुविधाओं में आप देखते हैं कि सबसे पहले हमने बात की थी कि 25 लगभग 25 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में अब हो गए हैं। उसके अलावा सीटों को बढ़ाया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, जो आपका 2005 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इनिशियली ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन होता था, उसके बाद नेशनल अर्बन मिशन आया और दोनों को मर्ज करके 2013 में नेशनल हेल्थ मिशन की शुरुआत की गई थी। तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसके अलावा इसमें लगभग 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। उसके अलावा जैसा मैंने सीटों की वृद्धि की बात की, तो सॉरी क्षमा कीजिए, मैंने 3,080 बताया था, लेकिन लगभग 3,605 सीटें हो जाएंगी बढ़कर। अब पीजी में 915 सीटें हो जाएंगी मध्य प्रदेश में बढ़कर। तो 25 कॉलेजों में यह उपलब्ध रहेगा। कॉलेज लगभग अब हर, जो केंद्र सरकार की योजना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में, कि
एक संसदीय क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज होना अनिवार्य है। उसी का अनुपालन करते हुए हमारी राज्य सरकार भी मेडिकल कॉलेजों को बढ़ाती जा रही है। मध्य प्रदेश में लगभग 29 संसदीय क्षेत्र हैं और 25 मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं जो शासकीय है। इसके अलावा 4 और बढ़ा दिए जाएंगे तो लगभग 29 लोकसभा क्षेत्रों में 29 मेडिकल कॉलेज उपलब्ध रहेंगे। तो जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है उसको, उसके जो लक्ष्य है उन्हीं के साथ समायोजन करके राज्य सरकारें अपना बजट बनाती हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 भी पढ़िए, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 भी पढ़िए ताकि आपको बजट समझने में आसानी हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ये हमारे आयुष्मान भारत मिशन दैट इज पीएम आरोग्य मिशन, उसके तहत स्थापित किए जा रहे हैं। आपको पता हो लगभग देश में 1.5 लाख 1.5 लाख आरोग्य आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को बनाने की बात की गई है। उसके अलावा जो है इस बजट में IPHH मानदंड लागू होंगे। ये एक संस्था है जो काम करती है, इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन हेल्थ एंड हाइजीन करके इसका कुछ नाम है। तो उसके जो स्टैंडर्ड है उनको लागू करने के लिए भी बात की गई। प्रधानमंत्री आयुष भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, तो उसी के तहत जो नवीन चिकित्सा जो मैंने बताया अभी कि 25 तो हो चुके हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, ये उससे पार्ट से जोड़ दिया गया है। तो चलिए बजट के डिजिटल पहल पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले पीएम गति शक्ति डेटा सेंटर के लिए 40 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई है। यह एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है जिसमें भोपाल में पहले से ही जिसको एस्टेब्लिश किया गया था उसका एक्सटेंशन है। लेकिन वास्तव में यह पीएम गति शक्ति क्या है, डेटा सेंटर की बाद में बात करते हैं। पीएम गति शक्ति है क्या? पीएम गति शक्ति इज अ मल्टी मॉडल मिशन स्टार्टेड इन यूनियन बजट ऑफ 2022-23 दैट वाज लास्ट ईयर। पीएम गति शक्ति गति किसको देनी है? देयर आर टोटल 7 इंजन्स ऑफ ग्रोथ फॉर इंडियन इकोनॉमी, 7 इंजन्स ऑफ ग्रोथ फॉर इंडियन इकोनॉमी दैट आर द पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो इसमें लगभग जो 160 लाख करोड़ रुपए की पाइपलाइन प्रोजेक्ट है उसको डाला गया है। और इसमें हमारे पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, इनलैंड वाटरवेज और हमारे लॉजिस्टिक्स, इनको शामिल किया गया है। इसी तरह के 2 और पार्ट हैं इसमें, लेकिन मेन यही है इसमें जो प्रोग्राम है। हाईवेज भी इसमें शामिल है। तो पीएम गति शक्ति में देयर आर टोटल 7 इंजन्स ऑफ ग्रोथ जिन पर फोकस किया गया है और 60 लाख करोड़ रुपए का पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। तो उसी का जो डेटा सेंटर है पीएम गति शक्ति डेटा सेंटर जो भोपाल में एस्टेब्लिश किया गया था उसका एक्सटेंशन के लिए 40 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई है। प्रदेश में आईटी पार्क की स्थापना भी की जाएगी। इंदौर इज द आईटी हब ऑफ एमपी। जैसा कि आपको पता है जस्ट टेक्नोलॉजी के लिए अभी जो नई बिल्डिंग है उसको प्रस्तावित किया गया है। हमारे इंदौर में TCS है, ठीक है, हमारे इंदौर में इन्फोसिस है, ये सब कंपनियां आने वाली हैं और आईटी हब की तरह से इंदौर को डेवलप किया जाएगा। आईटी में इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन देने के लिए भी 10 करोड़ रुपए की बजटिंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा क्लाउड सेवाओं पर फोकस किया गया है बजट में। और हमारे जो सरकारी विभाग हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पर संपदा ई रजिस्ट्री, तो जो ई रजिस्ट्री हमारी है उसका प्रोविजन बढ़ाने के लिए ई आबकारी आदि प्रोजेक्ट्स भी लाए गए हैं। फेसलेस रजिस्ट्रेशन, GIS, वेल्थ इवेल्युएशन या प्रॉपर्टी इवेल्युएशन, ये भी प्रस्ताव लाए गए हैं। तो आप GIS जो आपका मेंस का पेपर 1 है उसका पार्ट B है जिसकी यूनिट 5 है, जिसमें GPS, GIS और रिमोट सेंसिंग शामिल हैं। तो जहां पर GIS के एप्लीकेशंस आपसे पूछे जाते हैं तो वहां आपको इन चीजों को मेंशन करना है। तब आप बता पाएंगे अपने उत्तरों में कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में GIS का यूज हो रहा है। दैट इज GIS वेल्थ इवेल्युएशन या प्रॉपर्टी इवेल्युएशन के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा संपदा ई रजिस्ट्री में। ठीक है, भूमि रिकॉर्ड का आधुनिकीकरण, तो आपको पता हो कि नेशनल लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम एक चलाया जा रहा है जो लगभग 2007-8 में शुरू किया गया था, जिसमें देश के सारे जो लैंड रिकॉर्ड हैं उसको हमको डिजिटाइजेशन करना है। तो आप याद रखिए इसके लिए भी डिजिटल भू अभिलेख का भूस्वामियों को प्रदान करने की अब व्यवस्था की गई है अगले चरण में। इसके अलावा जो हमारी सहकारी संस्था हैं उनके कंप्यूटरीकरण की व्यवस्था की जा रही है। AEPS दैट इज आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को प्रोत्साहन किया जाएगा। ई-रुपी को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। ये भी एक पेमेंट का माध्यम है जिससे जो बेनिफिशियरी हैं उनको डायरेक्ट पेमेंट्स किए जा सके। तो AEPS आपको याद रखना है कि बायोमेट्रिक है, कोई भी व्यक्ति अपना अंगूठा लगाता है,
बैंक का नाम आता है, उसका किस बैंक में पैसे हैं, वो अंगूठा लगाता है और पैसों का विड्रॉल किया जा सकता है। दैट इज द पार्ट ऑफ डोर स्टेप बैंकिंग। और जो हमारी सहकारी संस्थाएं हैं उनका कंप्यूटराइजेशन हम करने के बाद भी इन सर्विसेज को प्रोवाइड कराए पाएंगे। तो ठीक है, अब देखते हैं आप बजट के अगले हिस्से में हमारे पास क्या है, सुदृढ़ ग्राम। ठीक है, तो अब हमारे पास रूरल डेवलपमेंट की बात आई है, तो सबसे पहले जल जीवन मिशन जो हमारी एक केंद्र प्रायोजित योजना ही है, जल जीवन मिशन, जिसमें 2024 तक बाय 2024 हर घर नल जल का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको लागू किया गया है। तो इस पर बेहतरीन से काम किया जा रहा है और उसके लिए भी बजट में एलोकेशन किया गया है। और अभी आपको पता हो कि गुजरात और गोवा देश के पहले ऐसे राज्य बन गए हैं जहां 100% गाँव में हर घर नल जल पहुंच चुका है। और मध्य प्रदेश भी लगभग 60 से 70% अपने लक्ष्य को पूर्ण कर चुका है। बाय द एंड ऑफ 2024, दिसंबर 2024, ऑल इंडिया will achieve this target. For this, there is a allocation of 7,331 करोड़ रुपीस, 7331 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो शुरू की गई थी आवास विहीन परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, तो आपको पता हो पीएम आवास में दो पार्ट हैं, एक अर्बन और एक रूरल। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रूरल की, तो रूरल के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। इसका लक्ष्य था लगभग 2022 तक प्रत्येक व्यक्ति को लगभग देश में घर उपलब्ध कराना। जिसके पास घर नहीं था, ऐसे 5 करोड़ घरों को बनाने की बात की गई थी। लेकिन बीच में हमारे 2020 से 2022 तक का जो दौर था, कोविड ने डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए हम इस टारगेट से चूक गए हैं। लेकिन जल्दी इसको पूर्ण कर लिया जाएगा। और जो हमारे यूनियन का बजट है वहां भी प्रधानमंत्री आवास योजना के फंड में लगभग 44% को इंक्रीज किया गया है। तो इस बार फोकस रहेगा इस पर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुई है योजना, जिसने ग्रामीण क्षेत्र में रूरल इकोनॉमी में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ला दिया है। जहां पर 12 सड़कों को बनाया गया है, डामर की जो रोड है, एसफाल्ट की जो रोड है, उनको बनाया गया है, जिन पर 12 महीने ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज होती हैं और रूरल कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है। वो अपने फेज 4.0 में पहुंच चुकी है और उसके लिए 1826 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब फेजेस क्या होते हैं इसके बता देता हूं कि पहले फेज में जो नॉर्मल कच्चे सड़क वाले गाँव हैं उनको हमें पक्की सड़क से जोड़ना, फिर दूसरे फेज में जो हमारे जो पक्की सड़क थी उसकी चौड़ाई बनाना, तीसरे फेज में हमको वापस से जो पहले फेज और दूसरे फेज में सड़कें बनी उनको थोड़ा सा चौड़ा करना और उनकी गुणवत्ता को बढ़ाना। और अब हम चौथे फेज में पहुंच गए, तो यहाँ पे सड़कों को लगभग 7 मीटर तक चौड़ा बनाया जाएगा। ठीक है, तो पीएम ग्राम सड़क योजना देश की एक बहुत ही क्रांतिकारी योजना, इसके लिए लगभग 1800 करोड़ की फंडिंग की गई। निर्मल भारत अभियान इज क्वाइट लाइक स्वच्छ भारत अभियान। यह हमारे जो भारत निर्माण का जो कॉन्सेप्ट था उस समय शुरू किया गया था। निर्मल भारत अभियान में ही जो है कि हमें शौचालय बनाने थे, स्वच्छ एवं निर्मल बनाए हेतु तो चलाए जा रहे कार्यक्रम, लेकिन इसको अब हमने जाकर मर्ज कर दिया है किसमें, स्वच्छ भारत अभियान में, जो हमारा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, इस पे हम पहले ही बात करके आ चुके हैं। नेशनल लाइवलीहुड मिशन उसी का पार्ट है, उसी में 660 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया युवक युवतियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए। जैसे मैंने बताया था कुछ साल पहले जो ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण सड़क योजना ने सड़कें तो बना दी और गांव के लोग शहरी जो आसपास के शहर हैं, बस्तियां हैं, उनकी अर्थव्यवस्था से जुड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के लिए सरकार ने इसी योजना के तहत ई रिक्शा उपलब्ध कराए थे। तो जो ई रिक्शा थे उन लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराया, गाँव को शहरों से भी जोड़ दिया। तो इस तरीके से जो हमारा एनएलएम मिशन है काम कर रहा है और कई क्षेत्रों में काम कर रहा है। इसमें एक और नया कॉन्सेप्ट आया है कि एनआरएलएम में हम बैंक करेस्पोंडेंट बना रहे हैं। बैंक सखी की एक अवधारणा आई जिसमें स्व सहायता समूह से बैंकिंग लेन देन के लिए कोई भी एक बैंक है अपना पार्टनर बना के बैंक सखी को बनाता है। बैंक सखी बैंक की सारी जो ट्रांजेक्शन की सर्विसेज होती हैं वो डायरेक्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोवाइड कराती है। और इसका फायदा ये होता है कि महिलाएं स्वयं से वित्तीय साक्षर, फाइनेंशियली लिटरेट तो होती हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होती हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जन आवास, यह एक आपूर्ति कार्यक्रम है प्रधानमंत्री आवास का ही, और राज्य वित्त आयोग के अनुदान को 1906 करोड़ कर दिया गया है, जिसकी जो भी अनुशंसाएं रही होंगी, जिस अनुपात में भी बंटना होगा, ये 1900 करोड़ रुपए का जो भी बंटवारा होगा जो हमारी पंचायती राज संस्थाएं उनको किया जाएगा। चलते हैं आप गांव के बाद शहरों पर, नगरीय विकास की बात करते हैं। नगरीय विकास अमृत 2.0, मैंने आपको कुछ देर पहले ही अमृत योजना के बारे में बताया था। ये 2015 में शुरू की गई थी। ठीक है,
इसमें लगभग 500 शहर शामिल किए गए थे। इसका नाम है अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। शहरों की कायाकल्प करने के लिए, उनका पुनर्जीर्णोद्धार करने के लिए और शहरी रूपांतरण करने के लिए जो मिशन चलाया गया था, अब वो 2.0 में पहुंच चुका है। इसमें अब जल प्रदाय योजना और सीवेज परियोजनाओं के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। तो कहीं ना कहीं ये स्वच्छ भारत के साथ भी लिंक है, जिसमें 3 पार्ट हैं हमारे, ओडीएफ, ओडीएफ प्लस एंड ओडीएफ प्लस प्लस। आपको 3 फेजेस याद रखने हैं। ओडीएफ में आपको पता है ओपन डेफिकेशन फ्री, ठीक है, खुले में शौच से मुक्त। ओडीएफ प्लस तो इसमें खुले में शौच के साथ खुले में मूत्रालय भी करने को रोका गया। और ओडीएफ प्लस प्लस इसमें जो हमारी गटर होती हैं, नालियां होती हैं, जो खुले में दिखती हैं कि बारिश आने पर फैल जाता है, इनको भी कवर किया जाएगा। तो ये सब अपने प्रोग्राम से भी लिंक है और स्वच्छ भारत से भी लिंक है। तो यही सुविधाएं आप देखिए, जल प्रदाय करने के लिए प्रधानमंत्री जो जल जीवन मिशन है उसको चलाया जा रहा है, जिसमें हर घर नल जल तो पहुंचाना ही है, साथ में सीवेज परियोजना है, तो ओडीएफ प्लस प्लस सब कुछ जुड़ा हुआ है। यदि हम जानते हैं तो किस तरह से योजनाएं काम करती हैं, आप अपने उत्तरों में भी उनको जोड़कर अपने आंसर को बेहतर बना सकते हैं। चलिए, अमृत 2.0 के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना 2800 करोड़, मैंने आपको अभी बताया कि ये शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए है। लगभग 5 करोड़ घर बनाने हैं इसमें। नगरीय निकायों को अनुदान, जिस तरह से राज्य वित्त आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए दिया, उसी तरह से लगभग 8,385 करोड़ रुपए हमारे निगम, नगर पालिका और नगर परिषद, इनको दिया जाएगा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये भी अपने इसी प्रोजेक्ट अमृत पर काम करेंगी। जो भी इनको फंड मिलेगा, जो हमारी 12वीं अनुसूची में इनके लिए विषय बताए गए हैं, लगभग 18 विषय, उन्हीं पर इनको काम करना होगा। मेट्रो रेल, इसके लिए एमपी मेट्रो कॉरपोरेशन का एक गठन किया गया है, जो इंदौर और भोपाल में परियोजनाओं का निर्माण कर रही है। इंदौर और भोपाल, ठीक है। इंदौर में लगभग 22.5 किलोमीटर और भोपाल में लगभग 27.5 किलोमीटर की प्रस्तावित हमारी मेट्रो रेल परियोजना है, जो जल्दी शहरी परिवहन को सुगम बनाएंगी। और ये रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो होते हैं उसका हमारा पार्ट है। रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इसी का एक पार्ट होता है, आपने सुना होगा बीआरटीएस, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम होता है। इंदौर और भोपाल में काफी सक्सेसफुल है। इंदौर में से आई बस के नाम से जाना जाता है और भोपाल में बीआरटीएस के ही नाम से जाना जाता है। स्वच्छ भारत के लिए जो शहरी स्वच्छ भारत मिशन है उसके लिए 171 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो इसमें शौचालय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि के माध्यम से शहरों को स्वच्छ रखने की योजना है। और इंदौर तो हमारे पूरे देश में टॉप कर रहा है, 6 बार कर चुका है और आगे भी करता रहे। और राज्य वित्त आयोग के अनुदान 840 करोड़ रुपए के बजट में प्रस्तावित है। शहरों के बाद बात करते हैं हम। ये देखिए मेट्रो का चित्र कुछ इस तरह से भोपाल में मेट्रो चलेगी। अब बात करते हैं हम पर्यटन की। पर्यटन में क्या है, 17 सितंबर 2022 हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन, और उस दिन प्रोजेक्ट चीता का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। और मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें लगभग 8 चीतों को नामीबिया से लाकर छोड़ा जाता है। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले दूसरे फेज में भी कुछ चीते हैं, लगभग 12 की संख्या में चीतों को लाया गया है। और धीरे धीरे जो टॉप प्रेडेटर हैं वो यदि हमारे खाद्य श्रृंखला में शामिल हो जाते हैं तो पारिस्थितिकी को संतुलन उपलब्ध कराते हैं, ये इकोलॉजिकल बैलेंसिंग उपलब्ध कराएंगे। और टॉप प्रेडेटर की उस क्षेत्र में जरूरत भी है। अब वहां पर तेंदुआ है, क्लॉथ बियर है और चीता भी रहेगा। लगभग 50 चीताओं को लाया जाना है अगले कुछ सालों में, 5 वर्षों में, जिसमें नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका शामिल है। तो आप रखिए ध्यान की प्रोजेक्ट चीता, और इसका संचालन किया है हमारे एनटीसीए ने, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को संचालित करती है। ठीक है, जो टाइगर हैं उनको भी देखती है। पर्यटन अधोसंरचना विकास के लिए, पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 122 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई है। ग्रामीण पर्यटन, तो ग्रामीण पर्यटन में ग्रामीण परिवेश से परिचित कराने के उद्देश्य से ग्रामीण पर्यटन की संभावनाओं को भी चर्चा की जाएगी, उनका विस्तार किया जाएगा। हवाई अड्डों एवं हवाई पट्टियों का भी विस्तार किया जाएगा। जो हमारी रीजनल कनेक्टिविटी पॉलिसी है, हमारी एयर रीजनल कनेक्टिविटी पॉलिसी है, जिसमें क्षेत्रीय एयर परिवहन या हम कहें नागरिक उड्डयन परिवहन को जोड़ने की बात की गई है, उसी के तहत इसका विस्तार किया जा रहा है। पर्यटन नीति, मध्य प्रदेश की जो नई पर्यटन नीति है लगभग 2015 में जो आई थी, उसका विस्तार किया जा रहा है। और उसको शायद जो ड्राफ्ट पॉलिसी है, नई ड्राफ्ट पॉलिसी 2022 भी आ चुकी है, जिसको नए सिरे से लागू किया जाएगा। पर्यटन से रोजगार के लिए भी बात की जा रही है, पर्यटन से रोजगार के लिए भी बात की जा रही है। तो इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से चित्रकूट में हम
पैराग्लाइडिंग से भी रोजगार पैदा कर सकते हैं, और हमारा जो हनुवंतिया है वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स से रोजगार पैदा कर सकते हैं, और होम स्टे से भी रोजगार पैदा कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ भी दिया हुआ है होम स्टे, पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को स्थानीय आवास सुविधा की उपलब्धता कराना। तो होम स्टे का कॉन्सेप्ट अच्छा है, इससे जो स्थानीय संस्कृति है पर्यटक उसको भी जान सकेंगे, और जो हमारे स्थानीय लोग हैं वो भी नए सिरे से रोजगार की प्राप्ति कर सकेंगे। ठीक है, पर्यटन के बाद देखते हैं हमारे पास है मध्य प्रदेश में उद्योग। तो उद्योगों के लिए अभी रिसेंटली इंदौर में इन्वेस्टर समिट भी हुई। इंदौर में आपको पता है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी हुआ, तो उसी के साथ इन्वेस्टर मीट भी थी, और निवेश प्रोत्साहन के लिए औद्योगिक इकाइयों को आर्थिक सहायता देने की बात की गई है, 1740 करोड़ रुपए। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ये लगभग 2016 के बजट में अनाउंस की गए थे, जिसमें एक भोपाल में बनाना था क्लस्टर और एक जबलपुर में क्लस्टर बनाना था। तो उन्हीं के विस्तार के लिए लगभग 20 करोड़ रुपए की फंडिंग भी की गई है। 22 MSME क्लस्टर्स का कार्य जो है चल रहा है, उसके लिए की भूमि पर उद्योगों को आकर्षित करने के उद्देश्य से अधोसंरचना का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कराने की बात कर रहे हैं हमारे बजट में, ताकि आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का हिस्सा बढ़ सके। इसके साथ ही स्टार्टअप पॉलिसी, मध्य प्रदेश की जो स्टार्टअप पॉलिसी 2022 बनाई गई है उसको लागू करने की बात की गई है। इसके लिए एक जो इंक्यूबेशन सेंटर है, ठीक है, 51 इंक्यूबेशन सेंटर और बनाए जाएंगे, इनके माध्यम से प्रमोट किया जाएगा, और लगभग 11 करोड़ रुपए इस स्टार्टअप पॉलिसी के लिए भी इस बजट में दिए गए हैं। स्टार्टअप, अब उद्योगों के बाद बात आती है जनजातीय विकास की। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है, ये बात आपको पता है जनगणना 2011 के अनुसार। लेकिन उससे पहले यूनियन बजट में एक और PMPBTG प्रोग्राम शुरू किया गया, प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप प्रोग्राम। विशेष रूप से जो पिछड़ी जनजातियां होती हैं, देश में इनकी संख्या लगभग 75 है, देश में इनकी जिनकी संख्या 75 है, और इन 75 में से मध्य प्रदेश में 3 ऐसी PBTG ट्राइब हैं जिनको हम कहते हैं बैगा, भारिया एंड सहारिया या सहरिया, ठीक है। तो इनके विशिष्ट उन्नयन के लिए, विकास के लिए जो फोकस किया जाएगा PMPBT प्रोग्राम में किया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने अपने स्तर पे जो जनजातीय भील, गोंड, बैगा, भारिया, कोरकू, सहरिया, इनके विकास के लिए जो भी प्रोग्राम चलाए हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा बजट में की गई है। सबसे पहले हमारा जो वनाधिकार अधिनियम है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, उसको लागू करने की बात की गई है। साथ ही साथ प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि पैसा कानून 1996, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ प्रोविजन इन शेड्यूल एरियाज, ठीक है, जो हमारा एक्ट है, जो अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र हैं वहां पर जल, जंगल और जमीन के अधिकार के साथ उसको लागू करने की बात की गई है, लागू कर दिया गया है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के साथ उसको साम्य, इक्विलिब्रियम में लाने का भी प्रयास किया गया है। CM राइज स्कूल को भी कहाँ खोला जाएगा, आपको पता हो कि केंद्र सरकार की एक और योजना है एकलव्य विद्यालय, एकलव्य विद्यालय, नवोदय विद्यालय की तर्ज पर एकलव्य विद्यालय जनजातीय क्षेत्रों में खोले गए, तो उनका नियंत्रण केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय हमारे CBSE के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर CM राइज स्कूल जो राज्य सरकार के, वो भी उसी तर्ज पर जनजातीय क्षेत्रों में खोले जाएंगे, ताकि जनजातीय जो बच्चे हैं, उस वर्ग के जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं, वो अच्छी से अच्छी शिक्षा ले सकें, और जो सामाजिक धारा से कट चुके हैं उससे जुड़ पाए। छात्रवृत्ति के लिए 728 करोड़ रुपए अलॉट कराए गए हैं। सिकल सेल एनीमिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे पिछड़ाने की बहुत संभावना है। सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी होती है जिसमें सिकल लाइक RBCs में सिकल लाइक जो होते हैं बैक्टीरिया बनने लगते हैं, और एक समय बाद हमारा व्यक्ति का खून बनना बंद हो जाता है, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। तो आपको पता होना चाहिए सिकल सेल एनीमिया का किससे संबंध है, ब्लड से, ब्लड रिलेटेड है, RBC से संबंध है, और एक समय के बाद खून बनना बंद हो जाता है, ठीक है। तो भारत सरकार ने इसका लक्ष्य बनाया है, यूनियन बजट 2023-24 में घोषणा की है कि देश से सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक इरेडिकेट कर देंगे। ये बात आपको फैक्ट याद रखना है। उसी के तहत आप देखिए केंद्र और राज्य के बजट सामने में होते हैं, तो उसी के तहत राज्य सरकार ने भी सिकल सेल एनीमिया के लिए 50 करोड़ रुपए उस पर काम करने के लिए अलॉट कर दिए हैं, ताकि जनजाति बहुल क्षेत्रों में सर्वाधिक यह बीमारी पाई जाती है। लास्ट ईयर जो हमारा जनजातीय कार्यक्रम हुआ था 15 नवंबर को, जनजातीय गौरव दिवस, उस दिन जब हमारे प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी आई थी, राष्ट्रपति मुर्मू जी, तो उन्होंने भी घोषणा की थी कि सिकल सेल को खत्म करने पर केंद्र सरकार कार्य करेगी। अनुसूचित जनजाति की जातियों को आवास के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था, और युवाओं के रोजगार के लिए कुछ योजनाएं हैं जो राज्य सरकार ने
चलाई हैं। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना 2013 में शुरू की गई थी, स्वरोजगार के लिए। तो आप याद रखिए, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना। तो जो एनआरसी है, न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर, ये स्थापित किए जाएंगे। जनजाति क्षेत्रों में कुपोषण की समस्या है उससे लड़ने के लिए। टाट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना भी एक सहायता है, जो प्रत्यक्ष सहायता योजना है। वनाधिकार अधिनियम 2006, याद रखना इसका वर्ष 2006, इसके तहत जो परंपरागत रूप से निवासी हैं उनको वन पट्टे प्रदान किए गए हैं मध्य प्रदेश में। के बाद जनजातीय विकास के बाद बात करते हैं हमारे बजट की समाप्ति। और आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। कीप ऑन सब्सक्राइबिंग द सिविल पांडा क्लासेस एंड कीप ऑन